बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम व्यू पॉइंट के साथ मैं हूँ इमरान यकूब खान। नाज़रीन, मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम को लेके ना सिर्फ डिबेट्स होती रहती हैं, इस पर गुफ्तगू भी बड़ी होती है। तमाम सियासी जमातें इस मामले में एक दूसरे को मुर्द इल्ज़ाम ठहराती हैं। आज हमने इस मामले में मौजूदा सियासी बहरान क्या है, सियासी मामला को हल कैसे किया जा सकता है और सियासत में डायलॉग की अहमियत जो है ये क्या है, इस पे राय जानने के लिए खवातीन पार्लियामेंटेरियन से गुफ्तगू की है। इस प्रोग्राम के पहले हिस्से में फलक नाज साहिबा, ये सेनेटर हैं, पीटीआई से इनका ताल्लुक है। थैंक यू वेरी मच सेनेटर साहिबा, आपने वक्त दिया। फलक नाज साहिबा, ये फरमाइएगा कि ये जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है और जिस तरह से सेनेट में तकरीरें भी हो रही हैं, तो उस आप क्या समझती हैं कि क्या इस वक्त वाकई ही फ़िज़ा कोई ऐसी आपको लगता है सियासी तौर पे कि हकूमती जमातें या इत्तेहादी जमातें आपकी मुज़ाकरात की पेशकश को बेहतर अंदाज में लेंगी? देखिए जी, आप सब लोगों को पता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी है। इमरान खान सिर्फ पाकिस्तान के नहीं, उम्मत मुस्लिमा का सबसे बड़ा लीडर है। मेरे लीडर इमरान खान ने ख़ुद मुल्की मफाद के लिए, पाकिस्तान के लिए उसने मुज़ाकरात की पेशकश की है। मुज़ाकराती कमेटी भी उसने बनाए हैं। तो हुकूमत जो है, हमने मुज़ाकरात की पेशकश की, हुकूमत इसको हमारी कमज़ोरी समझ रहे हैं। तो हम मुज़ाकरात के लिए हमारे दरवाज़े खुले हैं, क्योंकि पाकिस्तान सबसे पहले है, उसके बाद फिर पॉलिटिक्स है। तोशाखाना 2 केस में एक बार फिर पीटीआई बानी, पीटीआई इमरान खान और उनकी बेगम बुशरा बीबी पे फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई है। तो ये मुज़ाकरात कैसे चलेंगे? एक तरफ मुज़ाकरात की बात हो रही है, दूसरी तरफ उन पे फ़र्द जुर्म भी आयद की जा रही है, मुकदमात भी कायम किए जा रहे हैं। ये देखिए, ये सारे सियासी केस हैं। इससे पहले भी जितने भी खान के ऊपर और उसकी जो साबका खातून अवल के ऊपर जितने भी केस बने थे, वहाँ से वो बरी हो चुकी हैं। अभी हमारा लीडर इमरान खान नाहक जेल में है। ये सारे सियासी केस है। खान के ऊपर डेफस से मुश्किलात है, वो मुश्किलात का सामना करते आ रहे हैं जी। ये ऐसी कोई बात नहीं है। शेरी रहमान साहिबा ने जो तकरीर की, उस तकरीर के दौरान आप पे भी इतराज़ हुआ, आपने वहाँ के जवाब भी देने की कोशिश की, लेकिन वो तो कहती हैं कि आप आज़ादी तो मांगते हैं, आप ये तो कहते हैं अब कि ये हो, लेकिन ये तो देखें ना कि आज़ादी की कीमत अदा करना पड़ती है। और आपने अगर 9 मई का उन्होंने जिक्र किया और फिर 26 नवंबर का किया, तो हुकूमती पार्टियाँ जो हैं इत्तेहादी, वो तो आपको इन तमाम वाक़यात की ज़िम्मेदार समझती हैं। देखिए, मैं जो श्री रहमान की जो बातें हैं वो सिर्फ सियासी बयान है, मैं उस पर कोई कमेंट्स नहीं करूँ। जहाँ तक पीटीआई की बात है, 9 मई का फ़ायदा किसको हुआ वो भी आप लोगों को पता है। इसके बाद जी मेरे लीडर इमरान खान ने कहा था कि 9 मई में जो वाक़यात हुए हैं उसका जुडिशल कमीशन होना चाहिए, और जो मेरे पार्टी के लोग भी इसमें अगर मुलविस हुए तो उनको भी मैं पार्टी से निकाल दूंगा। खान ने ये कहा था, इन्होंने जुडिशल कमीशन नहीं बनाए। इसके बाद अभी 26 नवंबर में जो वाक़या हुआ है, पाकिस्तान के जो एक मासूम शहरी अपने लीडर, उनका एजेंडा सिर्फ यही था अपने लीडर इमरान खान के रिहाई के लिए। इस्लामाबाद भी पाकिस्तान का हिस्सा था है, वो कोई मकबूजा कश्मीर से नहीं आ रहे थे, वो कोई इसराइल से नहीं आ रहे थे, पाकिस्तान के निहत्ते शहरी थे। उनके हाथ में कोई बंदूक नहीं था, उनके हाथ में भुने हुए चने थे, उनके हाथ में खजूर थे। इस्लामाबाद को इन्होंने जिस तरह बंद किया गया था, रोड बंद थे, शॉप बंद थे, होटल बंद थे, 3 दिन से भूखे प्यासे उधर अटक से पुल से लेकर इस्लामाबाद के डी चौक तक जिस तरह शेलिंग, जिस तरह रबड़ की बुलेट और जिस तरह मिर्चों का पानी हमारे ऊपर बरसाए गए, उनका मुकाबला तो हमने कर दिया। और मेरा ये वो है मैसेज है इस हुकूमत को, इंशाअल्लाह ताला ये हुकूमत कब तक ये रहेंगे, एक ना एक दिन इनको भी जाना है ना। हम इनसे ज़रूर सवाल पूछेंगे, और इंशाअल्लाह ताला जब हमारी हुकूमत आएगी, डी चौक का नाम हम शुहदा का चौक रखेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन फलक नाज साहिबा, हुकूमत और कानूनी इदारे तो ये कहते हैं कि जी हमारे पास फुटेजेस मौजूद हैं जिसमें अली अमीन गंडापुर साहब के गार्ड जो हैं वो फायरिंग कर रहे हैं और आपके लोगों ने फायरिंग की। देखिए, ये अपनी नाकामी छुपाने के लिए बहुत कुछ कहेंगे, ये सबको पता है, आप मीडिया वालों को भी पता है। पीटीआई के जो जितने भी आपके सबसे ज़्यादा तहरीक, सबसे ज़्यादा जलसे जुलूस और मार्च पीटीआई
करते इस मुल्क में। अभी तक 2013 के वाक़यात आप देखें, जो हमने 126 दिन धरना दिया था, वहाँ एक गमला भी, एक पत्ता भी नहीं टूटा था। ये इनकी बातें हैं जी, अपनी नाकामी। इन्होंने जो कुछ डी चौक में किया है, मेरे ख्याल में पाकिस्तान के तारीख़ में इसकी मिसाल नहीं। हमने 2 मरशिला देखे, ज़िया-उल-हक़ के मरशिला भी देखे, मुशर्रफ के मरशिला में भी कभी ऐसा वाक़या नहीं हुआ है। अच्छा, अब ये जो PTI वाले बात तो करते हैं, तमाम लोग ये कहते हैं कि इमरान खान लीडर हैं और वो जो वो कहेंगे वही होगा, लेकिन इसके बावजूद अब इख्तलाफात की बातें खुल के सामने आ रही हैं। ऐसा लगता है कि जैसे PTI में मुख्तलिफ ग्रुप्स बन चुके हैं जो इमरान खान को तो अपना लीडर मानते हैं, लेकिन दूसरे ग्रुप को अपना लीडर नहीं मानते। जहाँ तक इख्तिलाफ़ात की बात है, आपको तो पता है हमारे इख्तिलाफ़ात उस टाइम क्यों नहीं हुए जब हमारे लीडर इमरान खान को जेल में डाला गया, जब हमारी जो वो है निशान हमसे छीन लिया गया। 8 फरवरी के इलेक्शन में हमारे लीडरशिप को जेल में डाला गया। देखें, हमारे पार्टी में कोई इख्तिलाफ़ात नहीं है। जितने मुजालिम हमारे लीडरशिप पे हुए हैं ना, मेरे ख़्याल में किसी पार्टी के लीडरशिप के साथ इस तरह नहीं हुआ है। रिजीम चेंज से लेकर 9 मई और उसके बाद 8 फरवरी के इलेक्शन तक, आप अभी तक पिछले 3 साल से जो मुजालिम हमारे साथ हो रहे हैं ना, और हम एक ही पेज में हैं। पार्टी को सबूताज करने के लिए ये एक इनकी तरफ से ये बयानिया है। PTI इमरान खान है, इमरान खान PTI है, और खान साहब जब कॉल देते हैं सारे PTI के लीडरशिप भी और वर्कर भी लब्बाई करते हैं। फलकनाज साहब, ये बताएं कि ये मफरूज़ा किस हद तक कामयाब हो सकता है कि PTI ने एहतजाज में नाकामी के बाद और धरनों में नाकामी के बाद अब ये फैसला किया है कि मुज़ाकरात की तरफ आया जाए, क्योंकि हुकूमती लोग तो आप पे ये इल्ज़ाम आयद करते हैं कि जब हम मुज़ाकरात की बात करते थे तो ये हाथ नहीं पकड़ाते थे, तो अब नाकामी एहतजाज में जब इन्हें नज़र आई है तो ये मुज़ाकरात का नाम लेने लग गए। देखिए जी, जहाँ तक हमारी जो एहतजाज और मार्च की बात है, वो बहुत कामयाब रहा है। आप लोगों ने ख़ुद देखे होंगे, 4 दिन हमारा कारवान जो है पेशावर से पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों से, जिस तरह इन्होंने कंटेनर लगाए थे, जिस तरह इन्होंने मुजालिम और जो जुल्म की इंतहा, इसके बावजूद भी हमारे जो वर्कर हैं निहत्ते, हमारे शहरी PTI के वर्कर सारे डी चौक में पहुँचे, और ये हमारी कामयाबी है। और खान साहब ने यही कहा था कि हो सकता है हम सिविल नाफरमानी की तहरीक भी शुरू करेंगे, वो हमारा लास्ट ऑप्शन है, वो हमारा लास्ट ऑप्शन है। हमने कोई कॉल नहीं दी सिविल नाफरमानी की, कोई तहरीक की कॉल नहीं दी, वो सिर्फ एक जस्ट खान साहब ने एक बात की थी, वो हमारी लास्ट ऑप्शन है। नाज़रीन, व्यू पॉइंट में इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जमीयत उलमा इस्लाम से ताल्लुक़ रखने वाली मेंबर कौमी असम्बली मोहतरमा शाहिदा अख्तर साहिबा। थैंक यू वेरी मच मैडम, आप वेलकम जी। मैडम, ये बताइएगा कि ख़ास तौर पे ये दीनी मदारस की रजिस्ट्रेशन को लेके जी, जो इस वक्त हुकूमत के साथ आप लोगों के मसाइल हैं, ये असल इशू है क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया कि आप हमारा मौक़िफ़ जान रहे हैं, क्योंकि मुख्तलिफ़ हवाले से आप देख रहे हैं कि जब एक हकीकत सामने नहीं आती तो बहुत से चमगोइयाँ भी होती हैं और अफ़वाहें भी होती हैं और गलत ख़बरें भी ज़्यादा फैल जाती हैं। जी, असल सूरत हाल ये है कि ये एक जो एक्ट है 1860 का सोसाइटी एक्ट, उसके अंडर जो है एक मदारस रजिस्ट्रेशन बिल था, जो कि 26वीं आइनी तरमीम पे जब हमारा वोट इनको दरकार था हुकूमत को 2/3 मेजॉरिटी के लिए, तो हमने इस हवाले से ये बिल यहाँ पे असम्बली में इसके साथ नती किया ताकि ये पार्लियामेंट से पास हो जाए और वंस फॉर ऑल जो रजिस्ट्रेशन है मदारिस की, उसका मसला हल हो जाए। तो इसके लिए हुकूमत ऑन बोर्ड थी, कमिट किया, और ख़ुद हुकूमत के जो लॉ विंग है उन्होंने ये बिल ड्राफ्ट किया आफ्टर ऑब्जर्वेशंस, कि उनकी तरफ से जो कंसर्न थे, खदशात थे, कुछ ऑब्जर्वेशंस थी, उनको हमने रिमूव किया और फाइनली एक ड्राफ्ट की शक्ल आई। उसके बाद फाइनल शक्ल जो है ये पार्लियामेंट में आई, पहले सेनेट से मंजूर हुआ, फिर असम्बली से मंजूर हुआ, और आफ्टर के फाइनल एक सिग्नेचर जो है वो सदर मुमलिकत का रहता है, वहाँ पे अब ये इसमें रुकावट आ रही है। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने तो सदर आसिफ जरदारी के हवाले से काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात का भी इज़हार किया। उनका कहना है कि सदर ने हमारे साथ ज़्यादती की और सदर मुमलिकत जो है उनका कोई हक नहीं बनता कि वो 2 दफ़ा इस पे एतराज़ लगाएं।
बिल्कुल देखें, एक मरतबा एतराज़ लगा के असम्बली में आया, जो स्पीकर के पास आया, फिर वो ऑब्जर्वेशन जो है वो रिमूव कर दी गई और वापस सदर मुमलिकत के पास गया। अब हमें यहाँ पे समझ नहीं आ रही कि अगर इतनी स्ट्रॉन्ग रिजर्वेशन थी कि आप इस पे साइन नहीं कर रहे, तो लेट्स, आपका पूरा लॉ विंग था, पूरी पार्लियामेंट में मौजूद जो 2/3 मेजॉरिटी से जो ताल्लुक़ रखने हुकूमती पार्टियाँ खासकर, वो हमारे साथ ऑन बोर्ड थी, लॉ विंग इनका था। इसका मतलब तो ये है कि वो आप खुद ही उन्हीं को आप अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं जिन्होंने ये ड्राफ्ट बनाया था। तो ये चीज़ें जो है अगर मैं कहूँ कि फिर ये फैसले कहीं और होते हैं और हम जस्ट फॉर वोटिंग बैठे हुए, तो फिर तो ये बात बिल्कुल सही है कि पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी कहाँ रह गई। तो शाहिदा साहब, आप क्या समझती हैं कि इस मामले को खैर खूबी से, खुश असलूबी के साथ बातचीत के जरिए हल कर लिया जाएगा, या फिर आपको भी अपने मुतालबात मनवाने के लिए सड़कों पे आना पड़ेगा? देखिए, हमने तो जब इनके साथ वोट किया तो इसीलिए किया कि बखैर खूबी हो। हुकूमत तंग गली में फंस चुकी थी और सियासत नाम ही है कि मुश्किलात को किस तरह दूर किया जाए, और आवाम को कोई अगर हम रिलीफ इस वक्त नहीं पहुंचा सकते, एटलीस्ट उनको ये टेंशन तो हम ना दें। इसलिए हमने वोट भी किया, और जो हमारी खदशात या हम समझते थे कि उससे फ़ायदा नहीं हो रहा, तो हमने उन चीज़ों को भी रिमूव किया। तो सियासत तो देखिए नाम इसी एक का है कि आप जो है वो मुल्क का तहफ़्फ़ुज़, मुल्क के अंदर जो हालात हैं उनको खुश उसलूबी से तय करें, ना कि मुश्किलात की तरफ हम जाएं। तो अभी तो इसमें और कोई हमें कबाहत नहीं नज़र आ रही कि जब एक बिल पास भी हो गया 2/3 मेजॉरिटी से, नॉट अ सिंपल मेजॉरिटी, सिंपल होती तब भी हम कहते हैं कि तमाम पार्टियां ऑन बोर्ड नहीं, 2/3 मेजॉरिटी से पास हुआ, और अब यहाँ पे आ रही ऐसी नज़ीर तो मैंने पहले कभी नहीं देखी। अगर फिर भी आपका मुतालबा पूरा नहीं होता, तो क्या इस्लामाबाद की तरफ जमीयत उलमा इस्लाम मार्च करेगी और यहाँ धरना देगी? देखें, अभी 16 तारीख को इत्तेहाद तंजीमुल मदारस का इजलास है, जिसमें तमाम मदारस को ऑन बोर्ड लिया जाएगा, और उसमें फ़ैसला होगा कि किस तरह जो हुकूमत की तरफ से कुछ ऑब्जर्वेशन आ रही हैं, जो कि अभी तक हमें पता नहीं है कि वो क्या ऑब्जर्वेशन उस पर लगा रहे हैं। हमने डिमांड की है कि हमें ये बिल वापस बताया जाए कि क्या है। तो उस इजलास में जो फैसला होता है उसके बाद जो है फिर हम अपना लाहे अमल बताएंगे। अभी तक तो यही है कि ज़ाहिर है हमारे पास एक जमहूरी हक है कि हम अपना हक मनवाने के लिए हुकूमत पे जो हमारा स्ट्रीट पावर है वो हम शो करें। पीटीआई ने जो मुज़ाकरात की दावत दी है हुकूमत को और एक कमेटी बनाई है, क्या आप ये समझती हैं कि वाकई हुकूमत और पीटीआई दोनों मुज़ाकरात के लिए संजीदा हैं, या ये सिर्फ सियासी दाव है? देखिए, होना तो चाहिए कि संजीदा हो, क्योंकि दूसरा अब कोई रास्ता नहीं है। लेकिन जो थोड़ा हम हिस्ट्री में देखें तो हमें संजीदगी नज़र नहीं आती। अगर हुकूमत की बात आप करें तो हमारे बिल की सूरत हाल आपके सामने है कि किस तरह हर रोज़ का आना जाना, और अभी कमिटमेंट जो है वो पूरी नहीं हो रही। तो फिर ये अगर हम सियासी पिछला अगर हम माजी के तनाज़र में देखें तो हमें कुछ उससे खुशगवार मिसालें नहीं मिलती। नाज़रीन, अब वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हमारे साथ मौजूद होंगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मोहतरमा नफीसा शाह साहिबा। वेलकम बैक नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं सीनियर पार्लियामेंटेरियन और पीपल्स पार्टी की रहनुमा मोहतरमा नफीसा शाह साहिबा के साथ। थैंक यू वेरी मच मैम, आपने टाइम दिया जी, आप आए। हमें ये मैम बताइएगा कि ये जो इस वक्त मुज़ाकरात की बहुत बात हो रही है कि हुकूमत और पीटीआई जो है वो मुज़ाकरात शायद शुरू होने वाले हैं, को मुफाहमत होने वाली है, तो सबसे पहले तो सबसे अहम सवाल ये है कि पीपल्स पार्टी क्योंकि इत्तेहादी है हुकूमत की, तो क्या पीपल्स पार्टी को हुकूमत की तरफ से किसी एतमाद में लिया गया है? देखिए, पहले तो जनरल प्रिंसिपल की बात करें ना, डायलॉग एज अ प्रिंसिपल, तो अभी हाल ही में चेयरमैन साहब ने वर्कर्स को ख़िताब किया 30 नवंबर को, यौम तासीस हमारा। हर डिस्ट्रिक्ट में 150 से ज़्यादा इवेंट्स हुए हैं पूरे मुल्क में, और चेयरमैन साहब ने उसको ख़िताब किया, और उन्होंने उस पर फिर से एक बार फिर स्ट्रेस किया कि एक ही तरीका है इस मुल्क में कशीदगी कम करने का, और पहले भी हम ये कहते रहे, बारहा कहते रहे कि डायलॉग,
वो उस पस मंज़र में था जब ये इनका धरना वाला सिलसिला अभी जारी था। तो उन्होंने तो कहा कि हमारी एज अ प्रिंसिपल प्रेफरेंस है डायलॉग की, लेकिन डायलॉग इस वक्त जो पीटीआई की पॉलिटिक्स रही है वो इतनी इनकंसिस्टेंट रही है कि पता नहीं होता कि 1 घंटे के बाद उनकी क्या पॉलिसी हो। कितनी दफ़ा उन्होंने डायलॉग पहले कहा कि हम करप्ट लोगों से नहीं करेंगे, हम डायलॉग जो है वो इस्टेब्लिशमेंट की उन्होंने ज़िक्र किया कि उन्हीं से बात करेंगे जहाँ से मसले हल हो सकते हैं। उन्होंने कभी भी एतमाद नहीं किया सियासी फोर्सेस को और अपने आप को प्रेजेंट किया एज़ वो फोर्स जो ट्रेडिशनल सियासी फोर्सेस हैं उनकी नफ़ी में एक चीज़ पैदा हुई है। तो इसलिए पहले तो इसमें कॉन्फिडेंस हो कि ये आया डायलॉग के बारे में अगर सीरियस है, क्योंकि रिलायबिलिटी का इशू है कि कल को कौन क्या फिर से कह दे। तो आई थिंक इट्स टू अर्ली, इसको चलने दे आगे। पार्टी पॉलिसी इस वक्त एज अ प्रिंसिपल मैं ये कह सकती हूँ कि पीपल्स पार्टी कभी भी डायलॉग का दरवाज़ा बंद नहीं करती, लेकिन जनरली जैसे आपने भी कहा कि हम इत्तेहादी हैं भी और नहीं भी हैं, एक तरीके से हम आज़ाद भी हैं, जो हमारे एक लेवरेज बनती है। हम इत्तेहादी सिर्फ उस सेंस में है कि हम पार्लियामेंट में साथ हैं और कुछ आइनी पोजीशंस हमारे पास हैं, वरना हम आज़ाद हैं, हम हुकूमत का हिस्सा नहीं है। तो इसलिए पीपल्स पार्टी अपना इंडिपेंडेंट फैसला करेगी सीईसी के ज़रिए या पार्टी क़यादत की कोर कमिटीज़ के ज़रिए। लेकिन इस वक्त इट्स अ लिटिल अर्ली टू सी कि क्या ये किस लेवल पर डायलॉग, किस चीज़ पर डायलॉग। मैं पर्सनली समझती हूँ और मैंने चेयरमैन को भी ये सुना है कि हम लोग कुछ एक ब्रॉड बेस्ड डायलॉग, सिर्फ देखिए पीटीआई के एक यूनिक इश्यूज़ हैं, लेकिन इस मुल्क को तो बहुत इश्यूज़ दरपेश हैं। मईशत के हवाले से सीरियस इश्यूज़ हैं, IMF की इतनी सख्त कंडीशंस हैं इस दफ़े। इसके साथ साथ जो हमारे 2 सरहदी प्रोविंसेस हैं, बलूचिस्तान है, KP है, वहाँ बहुत हालात कशीदा हैं, कुरम का मसला है, ये सारी चीज़ें हैं। तो इन ब्रॉड बेस्ड डायलॉग मेरे ख्याल से इस मुल्क के मसाइल के हल, बिलखुसूस एक्सट्रीमिज़म के ऊपर। लेकिन ये फरमाइएगा कि यहाँ पे एक जो सबसे अहम इशू है वो ये है कि क्या 9 मई और फिर ये 26 नवंबर का जो बैगेज है पीटीआई के साथ, कि इस तरह से कि डायलॉग हो जाएं और बानी पीटीआई या उनके सियासी कैदियों के लिए कोई रहाई का सामान हो जाए। देखिए अब ये इश्यूज़ तो एक कानूनी दायरे में इसको हम देखें तो इसको कानूनी दायरे में ज़रूर यकीनन देखना है कि स्पेशली May 9 में जो इम्प्लिकेशंस हैं उसमें, और फिर ये जनरल फैज़ हमीद का सियासत के हवाले से कुछ चार्जशीट देना, तो इसके कानूनी इम्प्लिकेशंस हैं। तो इसलिए जैसे मैंने कहा कि हम लोग अगर डायलॉग होना भी है और आगे बढ़ना भी है तो उसके खदोखाल हमें देखने होंगे और कहीं ना कहीं हमें लाइन ड्रॉ करनी होगी कि इन इश्यूज़ पर डायलॉग हो सकता है, इन इश्यूज़ पर नहीं हो सकता, ये पार्टी खुद फैसला करेगी। लेकिन इसका एक ये भी तो देखें ना, अगर हम जनरल फैज़ हमीद के केस पे थोड़ा सा गौर करें इस सारे मामले पे, तो ये खुश आइंद भी नज़र आता है। और अब आइंदा अगर इस लेवल पे जाके DGISI, साबिक DGISI भी कोई छोटी बात नहीं है उनके ख़िलाफ़ इस तरह का एक्शन होना, तो अगर उनको सज़ा मिलती है या उनके साथियों को सज़ा मिलती है तो आप नहीं समझती कि मुस्तकबिल में ये रास्ता रुक जाएगा और बहुत सारे लोग कोई गलत काम करने से रुक जाएंगे? देखिए एक पहलू तो ये है कि हमें इस तरीके से हमारा आइनी ढांचा जो है उसको हम ऐसे क्लियर करें कि जैसे अभी 26वीं आइनी तरमीम आई तो जुडिशरी में एक जो जुडिशल एक्टिविज़म वाला माहौल था उसको, उसके रिएक्शन में ये आया है। जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म बने तो अपोजिशन लीडर के तौर पे मौजूदा वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ ने उस वक्त उनको पेशकश की कि आए हम चार्ट ऑफ इकॉनमी करते हैं, मिसाक़ मईशत करते हैं और उस मुल्क को आगे की तरफ लेके जाते हैं। लेकिन उस वक्त PTI का मिजाज इस तरह से था कि उन्होंने इस पर कोई बात नहीं की। हमेशा जब मुज़ाकरात की बात हुई, वो चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने की हो या मुस्लिम लीग नून के लोगों ने की हो,
तो पीटीआई ने कभी भी उसको सीरियस नहीं लिया। वो बरमला ये कहते थे कि हम सिर्फ और सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात करेंगे। तो अब अगर उन्होंने ख़ुद इनिशिएटिव लेके कमेटी भी बना दी है और वो कहते हैं कि मुज़ाकरात करें, तो इसकी क्या बुनियादी वजह, क्या उन्हें मायूसी हो गई है किसी हद तक, या वो वाकई अब जमहूरियत पे एतबार बढ़ गया उनका? देखिए, अब एज आई सेड कि क्योंकि इनकी इतनी इनकंसिस्टेंट पॉलिसीज़ रही हैं, और इस वक्त अगर इस मुल्क में एक सियासी क्राइसिस है या पेचीदगियाँ हैं या टेंशन है या तनाव है, तो उसकी अगर हम ट्रेस करें तारीख, तो ये 2018 के बाद 2014 इन अ वे, बिकॉज उस वक्त एक जमहूरी हुकूमत को अगेन एक साजिश के ज़रिए, मैं समझती हूँ कि अब अगर कोई इन्वेस्टिगेशंस चल रही हैं, कोई कमीशन बन रही है, तो 2014 का भी रोल देखना चाहिए कि वो कैसे इतना अरसा धरने की क्या ज़रूरत थी कैपिटल में आकर, और पता नहीं कितने पंक्चर और ये सारी जो बातें हुई, और उससे लेकर आज तक एक नहीं कई धरने, और फिर एक तसलसल से जब आप हुकूमत में भी थे तो उस वक्त भी जो माहौल एक बनाया गया था वो एक हाइब्रिड निज़ाम का स्ट्रक्चर उन्होंने दिया। तो अब उसका ये इस वक्त ये तसलसल है कि ये सारा जो उन्होंने एक खाका बनाया, जिस तरीके की उन्होंने गवर्नेंस दी, जो उन्होंने अपना एक किरदार लिया, वही आज इनके गले में फंदा पड़ा हुआ है। तो अब इसको एक्सट्रिकेट करने के लिए इनको थोड़ा मतलब अपने अंदर एक रिफॉर्म्स और ऐसी सियासी सोच लेके आनी पड़ेगी, और इसीलिए मेरे ख्याल से इस वक्त ट्रस्ट डिफिसिट बहुत है। और अब लेट्स सी PMLN को यकीनन पीपल्स पार्टी पहले उनको वॉच करेगी कि उनकी क्या पोजीशन है। हम तो एक डायरेक्ट फरीक इन दैट सेंस डायलॉग में नहीं है, क्योंकि कशीदगी अगर है तो इधर पंजाब में है और इन दो जमातों के बीच में। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को लेके बहुत सारे इख्तलाफात की बातें सामने आती रहती हैं। पीपल्स पार्टी समझती है कि जो वादे किए गए थे वो पूरे नहीं किए गए। इस पे चेयरमैन ने भी काफ़ी दफ़ा जिक्र किया, और उसके अलावा क़यादत करती रहती है। इवन वज़ीर आज़म ने इस पे कमेटी भी बनाई कि मसले हल किए जाएं, लेकिन क्यों ये आपके बाहमी जो मसाइल हैं वो हल नहीं हो पाते? मैं थोड़ा फिर से एक्सप्लेन करूं कि क्यों मैंने PMLN का, ये नहीं है कि हम कोई डायलॉग के अगेंस्ट है। जैसे मैंने कहा, हमारा एक उसूली मौक़िफ़ ऑलवेज़ रहा है कि स्पेस जो है सियासी जमातों को आपस में गुफ्तगू का कभी भी नहीं लूज़ चाहिए। और मेरा सेकंड पॉइंट था कि डायलॉग ब्रॉड बेस्ड हो, ये ना लगे कि सिर्फ PTI अपने इशूज़ सेटल करने के लिए डायलॉग के इस्तेमाल। डायलॉग जो है वो टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट जो होने चाहिए वो हुकूमत लेके आए, लॉ एंड ऑर्डर लेके आए, और इतने सारे और इशूज़ हैं, IMF लेके आए ये, और PTI के अगर इश्यूज़ हैं तो उसको भी एक कॉन्टेक्स्ट में लेना चाहिए। मैंने सिर्फ इसलिए ज़िक्र किया कि इस वक्त अगर जो सियासी तनाव है, जो कशीदगी है, वो इन दो जमातों के बीच में है। तो एट द एंड ऑफ द डे अगर डायलॉग को वर्क होना है तो फिर PMLN को फैसला करना पड़ेगा, और इस कॉन्टेक्स्ट में पीपल्स पार्टी कैन प्ले अ रोल इन दैट। जहाँ तक हमारा इशू है, बहुत है इस वक्त, और चेयरमैन साहब ने एक कमेटी भी बनाई है, और जो हर वक्त पहला इशू हमारा बजट के दौरान आया था कि क्योंकि कुछ कमिटमेंट्स थी वो PMLN की पूरी, कुछ पंजाब के हवाले से थी, कुछ फेडरल बजट के हवाले से थी जो पूरी नहीं हुई थी। तो वो अभी तक डायलॉग चल रहा है। मैं उस कमेटी में बराह रास्त मैं नहीं हूँ, लेकिन कई सारे इश्यूज़ हैं। कुछ सिंध के इश्यूज़ होंगे, सिंध गवर्नमेंट के इश्यूज़ वफाक से होंगे, कुछ पंजाब की हमारी पार्टी, वहाँ ऑब्वियसली हमें स्पेस चाहिए, क्योंकि अगर हम इधर सपोर्ट कर रहे हैं और हमारे बग़ैर हुकूमत शायद एक मिनट एक सेकंड भी ना रुक सके, तो एटलीस्ट पंजाब में हमारा जो सियासी स्पेस, हमारा जो राइट है वो हमें मिलना चाहिए। उसके ऊपर डायलॉग है, और जो तीसरा है वो यकीनन फेडरल बजट के ऊपर है। और भी इश्यूज़ होंगे, लेकिन इन 3-4 इश्यूज़ पर। लेकिन आप अपना राइट लेने के लिए फिर हुकूमत में क्यों शामिल नहीं होते, वजारतें क्यों नहीं लेते? देखिए, अब ये पार्टी का हमारी CC में ये फ़ैसला हुआ था। उस वक्त तो CC में एक बहुत रेडिकल भी हमारी गुफ्तगू हुई, जिसमें कई मेंबर्स तो ये कह रहे थे कि बिल्कुल ही शामिल ना हो, क्योंकि एक जो इलेक्शन हुई है इसमें भी कोई तनाव कम नहीं हुआ, तनाव बढ़ा ही है। और एक सिलसिला, एक एलिगेशंस हैं PTI की तरफ से PMLN के ऊपर ऑन इलेक्शन की जो ट्रांसपेरेंसी है उसके ऊपर। वो तो पीपल्स पार्टी पे भी हैं कराची को लेके। देखें, कराची को लेके हमारे बिल्कुल हैं, लेकिन हमारी वो डू और डाई वाली पॉलिटिक्स तो नहीं है। हमने तो पहले भी
हर इलेक्शन में 2013 वाली इलेक्शन हमने कहा आरओ इलेक्शन है, फिर ये आरटीएस इलेक्शन आ गई, लेकिन हमारा जो जरदारी साहब का चेयरमैन का मौक़िफ़ ये है कि डिस्पाइट ऑल ऑड्स, शहीद बीबी भी तो 17 सीटों को लेके बैठी थी ना अपोजिशन। हम लोग सिलसिले को आगे बढ़ाना चाहते हैं, हम लोग इस मुल्क को कशीदगी में धकेलने नहीं चाहते कि हम इतना तनाव बढ़ा दें, इतनी कशीदगी, इतना अनस्टेबल करें कि हुकूमत साजी ना हो। तो इसलिए पीपल्स पार्टी जो है हमारा एक ऑलवेज़ एक मॉडरेट लेवल की होती है। तो ये हमारे कुछ हैं प्रिंसिपल्स जिसके ऊपर बातचीत हो रही है। और अगेन देखें, हमने कभी भी डायलॉग का रास्ता, वो आप देखें ना कि कितनी मैच्योरिटी है इस जमात में कि एक तसलसल है डायलॉग का, और एक चैनल भी बना दिया है डायलॉग। बहुत शुक्रिया नफीसा शाह साहबा। पीपल्स पार्टी पहले मुस्लिम लीग नून को ऑब्जर्व करेगी और उसके बाद अपना मौक़िफ़ लेगी और फैसला करेगी कि इन मुज़ाकरात की पेशकश को लेके पीपल्स पार्टी ने क्या फ़ैसला करना है। नाज़रीन, अब वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग की सीनियर रहनुमा और सीनियर पॉलिटिशियन मोहतरमा तमीना दौलताना साहब। थैंक यू वेरी मच मैडम आपके वक्त का। ये फरमाइएगा कि पीटीआई की तरफ से ये जो मुज़ाकरात का शोर किया जा रहा है, तो क्या आप समझते हैं कि इस दफ़ा पीटीआई संजीदा है? जी, वो सिर्फ इस चीज़ पे संजीदा है कि वो बात पॉलिटिशियंस के साथ नहीं करना चाहती, वो बात करना चाहते हैं विद द आर्मी। इसी बात होती है कि अगर आप पॉलिटिशियंस बैठ के बात करें। जब एआरडी बनी थी उस वक़्त बेगम कुलसूम के साथ मैं थी, और जिस तरीके से उन्होंने सारी चीज़ को हैंडल किया और सबको इकट्ठा किया। बाद में मियाँ साहब ने लंदन में बेनज़ीर साहिबा के साथ और मियाँ साहब ने बैठ के सारा सेटल किया। इट वॉज नॉट, I mean, the forces which handled everything. It was done by the political people. तो political people ही काम करते हैं। ये जो ये प्ले करना चाह रहे हैं कि नहीं जी, हम पॉलिटिशियंस के साथ नहीं बात करेंगे, हम उनसे बात करेंगे who make changes। हम कोशिश कर रहे हैं कि अब बहुत हो गया, it's time कि the politicians should come in this position, the armed forces which have lot of work to do। वो देखें, इतना बड़ा हमारा मुल्क है, उसकी बाउंड्री कितनी बड़ी है, we don't have friends everywhere। इस सब चीज़ को हैंडल करने के लिए हमारी फोर्सेस को मैनेज करना पड़ता है। और इस वक्त जो हालात बने हुए हैं ऑल ओवर, और आप पूरी दुनिया को अगर देखें तो हर जगह फोर्सेस अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश। लेकिन मैडम, इस दफा तो पीटीआई कहती है कि हम तो सियासी जमातों से हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। उन्होंने कमेटी भी बना दी है। जी, उन्होंने कमेटी बना दी, तो वो आए बैठे, कहते कुछ है करते कुछ है, करें। एवरीबॉडी इज रेडी। हमारी कमेटी भी तैयार है, दे आर विलिंग टू सिट एंड टॉक। कोई उनको ये तो नहीं कह रहा कि हम बात करने को तैयार नहीं, वी आर विलिंग टू टॉक। और हर दूसरे दिन वो पकड़ के वो आ जाते हैं। और ये जौन सा पीछे भी हुआ कि वो एक जलसा ले आते हैं फुली आर्म्ड, और आके लोगों को भी मारते हैं, जलाओ घिराव भी करते हैं। दो चीज़ें तो नहीं चलेंगी। देखिए, मियाँ नवाज शरीफ जब भी आए, ये इस वक्त भी मियाँ नवाज शरीफ की हुकूमत है, पंजाब में हो या सेंटर में हो, इट इज़ मियाँ नवाज शरीफ की गवर्नमेंट। और उसके लिए इट इज़ एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट कि वो डेवलपमेंट करना चाहते हैं, वो तरक्की लाना चाहते हैं।
अब मियाँ नवाज शरीफ और मरियम बीबी व्हेन दे वेंट टू चाइना, वो तरक्की के लिए जाना चाहते हैं, वो किसी किस्म का फसाद या कोई लड़ाई या कोई गड़बड़ ऐसा नहीं करते। वेयरएज़ इमरान खान की जब हुकूमत थी वो हर वक्त ये कहता था उसको मैं पकड़ लूँगा, इसको मैं अंदर डाल दूँगा, ये मैं कर दूँगा। आई मीन हर वक्त जलाओ, गिराओ, डराओ, इस किस्म की बातें होती थी। हम तो ऐसी बातें ना करते हैं और ना हम ऐसी बातें पसंद करते हैं, हम तो काम करने वाले हैं। इमरान खान के कुछ नाकदीन का ये मानना है और कहना है कि जनरल फैज़ हमीद पे चार्जशीट होने के बाद शायद उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि पीटीआई के लोग भी जो हैं उनको भी सजा होगी, इसलिए अब वो मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं। देखें, हम तो चाहते हैं कि मुज़ाकरात हो, हम तो चाहते हैं अमन हो, हम तो चाहते हैं कि तरक्की हो। हम लड़ाई या फसाद वाले लोग नहीं हैं। इंडिया को देखें, वो कितना डेवलप कर गया। चाइना को देखें, उन्होंने इंडिया के साथ भी बैठ के सेटलमेंट कर ली। उन्होंने कहा जी नहीं, हमने अपने मुल्क को डेवलपमेंट की तरफ लेके जाना है। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग की रुकन कौमी असम्बली सबा सादिक साहिबा। सबा सादिक जो हैं वो इस लिहाज से भी दूसरे मेंबरान असम्बली से मुख्तलिफ हैं कि इन्होंने स्टूडेंट पॉलिटिक्स से अपने कैरियर का आगाज़ किया और ये अमली सियासत में जद्दोजहद पे यकीन रखती हैं। थैंक यू वेरी मच सबा साहिबा। शुक्रिया इमरान आपका। ये बताइएगा कि ये जो पीटीआई की तरफ से अब मुज़ाकरात का कहा गया कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, इस पे आप क्या समझती हैं कि वाकई इस दफ़ा वो संजीदा हैं? देखिए, उनकी कभी भी संजीदा बात नहीं हुई। एक तरफ उन्होंने सिविल नाफरमानी का जो है अपनी पार्टी को जो है वो इशारा दिया हुआ है और कहा है कि सिविल नाफरमानी की तरफ आए, और दूसरी तरफ वो आप मुज़ाकरात कर रहे हैं। आप किस किस्म की सियासत कर रहे हैं? क्या आप मुल्क और कौम के मुफाद में बात कर रहे हैं? अगर जो मुज़ाकरात करने के लोग होते हैं उनकी सियासत डिफरेंट होती है, वो मुल्क और कौम का नुकसान नहीं करते, वो अपने पार्टी के वर्कर्स का जो है उनको ये बताते हैं कि हमने मुल्क और कौम के लिए जद्दोजहद करनी है ताकि हमारा मुल्क तरक्की करे। कि आप जाके जिस तरह अभी इन्होंने जो किया 24 नवंबर को, लाइक वाइज इन्होंने किया जब चाइना के प्रेसिडेंट आए, धरना दिया, पूरा मुल्क सील किया, आपने इस्लामाबाद सील किया। इसी तरह जब मुल्क की तरक्की के लिए हमारे कोई बाहर से दोस्त आते हैं, डेलीगेशंस आते हैं, सरबराहान मुमलिकत आते हैं। बेलारूस हमारा एक बहुत प्यारा दोस्त मुल्क है, उनके प्रेसिडेंट तशरीफ़ लाए हुए थे। इन्होंने आके तो 24 नवंबर को पूरा इस्लामाबाद सील किया और यहाँ पे हंगामा राई की। उसके बाद आपने सिविल नाफरमानी का जो है वो ऑर्डर कर दिया अपनी पार्टी को। आप कौन से मुज़ाकरात चाहते हैं? मुज़ाकरात करने हैं तो फिर आप ये जो अमनो अमान की सूरत हाल है, मुल्क के अंदर जो बदअमनी आप फैला रहे हैं, जो इंतशार की सियासत फैला रहे हैं, इसको ख़त्म करें, फिर बैठें, फिर बात करें। और मेरी पार्टी ने कभी भी, और हमारी अलाइज जो इस वक्त हैं, उन्होंने कभी भी ये बात नहीं की कि हम किसी पार्टी के साथ बैठने को तैयार नहीं हैं। खुद ही आप बात करते हैं और खुद ही अपनी बात से आप थक जाते हैं। तो मैं समझती हूँ कि इन लोगों की कोई सियासत मैच्योर सियासत नहीं है। ये सिर्फ जो है इनका अपना एक एजेंडा है कि इन्हें सिर्फ हुकूमत दे दो तो ये खुश है, अदरवाइज़ ये मुल्क की तरक्की में खुश नहीं है। देखिए इमरान, बात हमें बिल्कुल सच करनी चाहिए। आपने अभी खुद कहा मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं। हमें खुशी होती है जब हमारा मुल्क तरक्की करता है। हम सियासत करें अपने मुल्क और कौम की खिदमत के लिए, ना कि अपनी खिदमत के लिए। स्टॉक एक्सचेंज तारीख की बुलंद तरीन सतह पे है, क्या इनको ये नज़र नहीं आता? तो रुकें, सब्र करें, बारी का इंतज़ार करें। अवाम ने मैंडेट दिया है हमें, 2018 ठीक था, अब ये ठीक नहीं है, तो ये काम नहीं चलेगा। लेकिन कुछ लोग आपके साथी ही ये कहते हैं कि क्योंकि पीटीआई को बज़ाहिर इनकलाब आता नज़र नहीं आया, उनकी जो तहरीक सिविल नाफरमानी की कॉल है उस पर लोगों का शायद उस तरह से रिस्पॉन्स नहीं है, या वो एहतजाज और धरने की सियासत में नाकामी के बाद अब मुज़ाकरात की बात कर रही हैं। क्या आप भी ऐसे ही समझती हैं?
देखिए, बात ये है कि इन्होंने जब भी कॉल दी एहतजाज की, इन्होंने जब भी अवाम को आवाज़ दी, अवाम ने इनकी बात को जो है नज़रअंदाज किया। उसकी वजह यह है कि अवाम हमारी माशाल्लाह बहुत बाशऊर है। वो समझते हैं कि हमारे मुल्क के मुफाद में कौन पार्टी आगे लीड कर रही है। ये लाइकवाइज इन्होंने सिविल नाफरमानी की जो तहरीक की आवाज़ दी है, किसने कान धरा है? 24 नवंबर को देख लें कौन था। ये पीछे मुड़ के देखते थे तो इनके पीछे, इनकी लीडरान के, बुशरा बीबी और गंडापुर के पीछे कौन लोग थे? कोई भी नहीं थे। तो क्या ये सिर्फ सरकारी तौर पे, सरकारी सतह पे लाए हुए लोगों को समझते हैं कि ये हमारे जो है ये वर्कर्स हैं, पार्टी के मेंबर्स हैं? ऐसी बात नहीं है। लोगों के दिल धड़कते हैं उन लोगों के साथ जिन्होंने खिदमत किया मुल्क की, जिन्होंने मोटरवेज बनाई हैं, जिन्होंने मुल्क का सफारती सतह के ऊपर नाम बुलंद किया है, जिन्होंने जाके मुल्क और कौम के लिए लोगों को इकट्ठा किया है और लोगों के मसाइल के हल करने के लिए अपना किरदार अदा किया है। तो मैं समझती हूँ कि इनकी ये जो बात है, इसमें किसी किस्म का कोई वजन नहीं। बिल्कुल ठीक कहते हैं वो लोग मेरी पार्टी के कि इनके अंदर दमखम नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ खोखले नारे हैं और इनके पास सब कुछ नहीं है। सिर्फ ये चाहते हैं कि इनको जो है इनकी अडियाला जेल से इनको बाहर लाया जाए और इनको तख्त पे बिठाया जाए और बस फिर मुल्क ठीक है। मुल्क बदतरीन 4 साल सूरत हाल से गुजर चुका है। जो वादा किया उस पर इमरान खान ने यू टर्न लिया, जो पॉलिसी दी उसके ऊपर अमल नहीं किया। मुझे सिर्फ आप एक प्रोजेक्ट इनका दिखा दें जो 4 साल दौर में बनाओ, कोई स्कूल, कोई हॉस्पिटल, कोई सड़क, कोई किसी का मसला हल हुआ हो, किसी हमारे नौजवान नस्ल को इन्होंने ट्रैप करने की कोशिश की, किसी बच्चे को कोई नौकरी नहीं मिली। तो मैं समझती हूँ कि इनकी पार्टी का एजेंडा सिर्फ इंतशार है और कुछ नहीं है। और नाफरमानी की तहरीक के पीछे भी देख लें, अवाम ने बिल्कुल इनको यकसर तौर पे नज़रअंदाज किया। लेकिन सबा साहबा, ये सारी चीज़ें तो आपकी सच भी मान ली जाए तो, लेकिन इमरान खान का वोट बैंक जो है वो तो अभी भी इंटैक्ट है। यूथ जो है वो तो उसके साथ अभी भी उसी तरह से नजर आती है। देखिए, नौजवान नस्ल आपकी जो है उनके अभी मेच्योर माइंड नहीं होते। उनको अगर आप सब ख्वाब दिखाएंगे और उसके बाद आप कुछ नहीं करेंगे तो वो उन बच्चों को भी पता चल जाता है कि हमारे लिए क्या खदमात सर अंजाम दी जा रही हैं। लैपटॉप स्कीम किसकी थी? गरीब वो स्टूडेंट्स जिनको स्कॉलरशिप पे बाहर के मुल्कों में पढ़ाया था, वो हमारी हुकूमत ने, शहबाज शरीफ साहब ने किया था। मोटरवेज मियाँ नवाज शरीफ ने बनाई। मरियम बीबी जिस तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे को तरक्की की राह पे लेके चल रही हैं, वो सफ़र जो शहबाज शरीफ छोड़ के आए थे उसको आगे मज़ीद बढ़ा रही हैं। जो उन्होंने अब तक प्रोजेक्ट्स दिए हैं पंजाब की तरक्की, आवाम की खुशहाली के लिए, उसके मुकाबले में तो नौजवानों के लिए इन्होंने 1% नहीं किया। तो मेरे ख्याल है कि हमारी नौजवान नस्ल बहुत बाशऊर है, हमारे से ज़्यादा वो समझदार है। और ये इन्होंने जो कॉल बनाया हुआ है कि वोट बैंक हमारा वोट बैंक, तो वोट बैंक जो है हमें भी पता है ग्राउंड रियलिटीज़ क्या है। इस तरह बात नहीं चलेगी। जनरल फैज़ हमीद वाले इशू को आप किस नज़र से देखती हैं? उन पे जो फर्दे जो कह सकती हैं, यानी चार्जशीट जो उनको कर दिया गया है, तो क्या आप समझती हैं कि उसके साथ भी पीटीआई तक पहुंचेंगे? देखिए इमरान, ये जो मामला है जनरल फैज़ हमीद वाला और 9 मई वाला, इसको हम किसी तरह भी फरामोश नहीं कर सकते। पाक फ़ौज हमारे मुल्क की मुहाफ़िज़ है और आज भी हमारे जो फ़ौजी जवान हैं वो मुल्क पे कुर्बान हो रहे हैं। आप उनके वो मुजस्मे जिन्होंने अपनी जानें दे दी मुझे बचाने के लिए, आप उनके मुजस्मों को डंडे, सोटों और अपनी टांगों लातों से मार के गिराएं नीचे। वो हमारे सिपाही जिनकी माएँ अपने शोहदा को फ़ख्र के साथ याद करती हैं, आप उनको बुरा भला कहें। आप हमारे आर्मी हाउस पे आके अटैक करें और फिर मास्टरमाइंड को अगर सज़ा ना दें तो ये बात जायज़ नहीं है। जिसने जो किया है उसको बिल्कुल सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि आइंदा आने वाले लोगों को इस बात की तंबीह हो कि हमारी पाक फ़ौज, हमारे मुहाफ़िज़ों को हमेशा हमने सलूट किया है, इज़्ज़त की नज़र से देखा है। मैंने खुद सारी ज़िंदगी जदोजहद की है। हम कभी सड़कों पे आके एहतजाज भी करते हैं, मगर हमने कभी एक इशारा तक तोड़ने का मेरी पार्टी की क़यादत मियाँ नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ ने हमें इजाज़त नहीं दी थी। हम कैद भी हुए हैं, हमने सड़कों पे डंडे भी खाए हैं, हमने जेलें भी भुगती हैं, मगर कभी हमने सोचा ही नहीं था। जनरल ज़िया साहब के दौर से मैंने सियासत का आगाज़ किया था
और आज इस मुकाम तक हमने हमेशा पाक फौज से मोहब्बत की है और उन्हें एक इज्जत और मर्तबे की निगाह से देखा है और देखना भी बनता है। आखिर में ये बता दें कि आप बार बार अपनी जद्दोजहद का जिक्र भी करती हैं, आज़ादी इज़हार राय की आप अलमबरदार रही हैं, लेकिन अब ये जो डिजिटल और सोशल मीडिया के हवाले से अथॉरिटी बनाई जा रही है, तो क्या आप नहीं समझती कि इज़हार राय की जो आज़ादी है उस पर कदगन नहीं लगनी चाहिए? देखिए, अथॉरिटी बनना मेरे ख्याल है कोई मायूब बात नहीं है और इसमें चूँकि अब ज़माना बहुत एडवांस हो चुका है, सोशल मीडिया और हमारी जो आपके इंटरनेट और आपका जो सोर्सेज हैं वो उनको आप समझें कि इनको कैद करना नामुमकिन है। अथॉरिटी बनाने का मकसद ये है कि चीज़ों को एक हिसाब के साथ लेके आगे चला जाए, कोई डिसइंफॉर्मेशन ना फैलाई जाए जिससे हमारे मुल्क और कौम के अंदर कोई इस्तराब पैदा ना हो। तो मैं समझती हूँ कि इज़हार राय आज़ादी हमारा एक जायज़ और हमारा एक आईनी हक है और इस हक को ना कोई छीन रहा है और ना ही छीनने की कोशिश की जा रही है। तो इसके ऊपर तमाम लोगों को जो इसमें इन्वॉल्व हैं, जिसमें मीडिया पर्सनस हैं, हमारे बाकी तमाम स्टेक होल्डर्स हैं, उनको इन्वॉल्व करके ही कानून साजी उनकी मुशावरत के साथ बैठ के की जा रही है और आज़ादी का हक कोई छीनना नहीं चाहता। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने मुख्तलिफ जमातों से ताल्लुक़ रखने वाली अरकान पार्लिमान की गुफ्तगू सुनी। इन सब का ये मानना है कि आज़ादी इज़हार राय पे कोई किसी किस्म की पाबंदी नहीं होनी चाहिए और सियासी मामलात का हल सिर्फ और सिर्फ बातचीत के ज़रिए ही ढूंढना चाहिए। आज के लिए इजाज़त दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।